बच्चों, इस दुनिया में दो तरह के कुत्ते होते हैं। आज मैं आपको कुत्तों का ज्ञान दूंगा। पहली तरह के कुत्ते वो होते हैं बेटा जो पालतू कुत्ते होते हैं ना। इनका जो प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप मार्केट में खरीदने जाओगे तो बहुत महंगे मिलते हैं, ठीक है। इनकी केयर भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। खाने पीने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। और एक होते हैं ऐसी गली मोहल्ले के आवारा कुत्ते, आपने देखा होगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से बेटा दो तरह के दोस्त होते हैं हमारे, ठीक है ना। एक बेटा वो दोस्त होते हैं जो बुरे वक्त में हमारे साथ होते हैं। अगर हमारी किसी से लड़ाई हो जाएगी तो जितनी मार हम में पड़ेगी उतनी ही मार वो भी खाएंगे, ठीक है। और इस तरीके के बहुत कम दोस्त होते हैं हमारे। और एक उस तरीके के लोग होते हैं बेटा जो बुरे वक्त पर हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं। जैसी लड़ाई हुई बेटा वो भाग जाते हैं तुरंत, ठीक है। उनका कोई भरोसा नहीं होता बेटा कब कहां पर साथ छोड़ जाएं आपका। लेकिन एक दोस्त वो वैसे होते हैं बेटा जो पहली वाली कैटेगरी बताई मैंने आपको, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। रहेंगे या नहीं रहेंगे बेटा, ठीक है। तो पहले तरीके के जो लोग होते हैं बेटा वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। इनको साथ रहने के लिए किसी भी कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो दूसरे तरीके के लोग हैं बेटा जो कभी भी आपका साथ छोड़ सकते हैं, वो एक कंडीशन में जरूर आपके साथ होंगे, जब आप अपनी बर्थडे पार्टी दे रहे हैं। वो उस कंडीशन में हमेशा आपके साथ होंगे बेटा। और इसी तरह से यहां पर हमारे इस चैप्टर में दो तरीके के बेटा वेक्टर्स होते हैं। जो वेक्टर्स की क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली टू टाइप्स की है बेटा, ठीक है। पहला टाइप कौन सा होगा वेक्टर्स का? पहला टाइप होगा आपका पोलर वेक्टर्स, ठीक है। और दूसरा टाइप कौन सा होगा वेक्टर्स का बेटा? एक्सियल वेक्टर। कौन सा वेक्टर होगा? एक्सियल वेक्टर, ठीक है। तो एंड तक बने रहिए मेरे साथ बेटा। मैं हूं फहद नकवी एंड वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। पोलर वेक्टर्स बेटा उन दोस्तों की तरह होते हैं जो बुरे वक्त में हमारा साथ नहीं छोड़ते। और एक्सियल वेक्टर्स बेटा उन दोस्तों की तरह होते हैं जो बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़ जाते हैं। याद रखना बेटा, दो तरह के दोस्त होते हैं। सो चूज योर फ्रेंड वाइजली। किसी महान शख्स ने बोला है बेटा, वैरेन बफे एक बहुत ही महान जो है शख्स हैं और बहुत ही ज्यादा बिलेनियर है, बहुत अमीर इंसान है यूएसए के। उनका एक बहुत फेमस कोटेशन है, मैं चाहूंगा आप लोगों को कोट करूं। वो कोटेशन ये है बेटा, वैरेन बफे बोलते हैं कि ऑलवेज चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। हमेशा अपने दोस्त बहुत ही सोच समझकर चूज करिए बेटा, क्योंकि आप कैसे हैं ये आपके दोस्तों से पता चलेगा। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? आपके घर वाले भी बेटा अगर आपके बारे में किसी कोई चीज उन्हें पता करनी है ना, तो सबसे पहले आपके दोस्त को फोन करेंगे कि क्या कर रहा है आजकल, ये सट्टा वट्टा मार रहा है नहीं मार रहा है करते हैं कि नहीं करते हैं बेटा। तो ये एक बहुत प्रैक्टिकल ट्रूथ है बेटा, ये इसको आप मुंह नहीं मोड़ सकते इससे। चलिए बेटा वापस आते हैं अपनी वीडियो पर। तो पहला जो टाइप है बेटा वो है पोलर वेक्टर्स का, और दूसरा टाइप है बेटा एक्सियल वेक्टर्स का, ठीक है। तो देखिए पोलर वेक्टर्स का मतलब क्या होता है। पोलर वेक्टर्स बेटा वो वेक्टर्स होते हैं जो जिनका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। ये बिल्कुल फिक्स हैं। जैसे दोस्त फिक्स है ना हमारे कि ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। सेम कंसेप्ट इनके साथ है पोलर वेक्टर्स के साथ, ठीक है ना। इनका कोई ना कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है बेटा? स्टार्टिंग पॉइंट। आप लोग साथ साथ लिखते हुए चलिएगा, क्या होता है बेटा इनका एक स्टार्टिंग पॉइंट। कहीं ना कहीं से स्टार्ट होंगे। जैसे कि बेटा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। भाई डिस्प्लेसमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, आपको मालूम है कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट होगा हो या नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपकी बेटा वेलोसिटी है, वेलोसिटी का भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो ये वो वेक्टर्स होते हैं जिनका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, या फिर कोई ना कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, जैसे कि फोर्स। मैं साथ साथ बेटा एक एक चीज आपको समझाता हुआ चलूंगा। जैसे कि फोर्स, अब आपको मालूम है फोर्स कहां पर लग रहा है। मान लीजिए बेटा ये कोई ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक पर यहां पर ये फोर्स लगा, तो इसके बारे में हमें पता है ना। देखो इस पॉइंट पर फोर्स क्या हो रहा है, लग रहा है। तो फोर्स की ये जो पॉइंट होगा बेटा ये कहलाएगा तब इस फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। बात समझ में आ रही है ना? तो पोलर वेक्टर्स जो होते हैं इनका या तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा या फिर कोई ना कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सारे के सारे आपके पोलर वेक्टर्स के एग्जांपल होते हैं, क्योंकि या तो इनका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है या फिर कोई ना कोई इनकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। बात समझ में आ रही है बेटा? ये ठीक हमारे उन्हीं दोस्तों की तरह हैं जो कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाते। मतलब ये एकदम डेफिनेट है, ठीक है। क्योंकि ये भी क्या है, डेफिनेट है। पोलर वेक्टर पता है इसके बारे में कि इसकी स्टार्टिंग होगी कहीं पर, कहीं ना कहीं पर खत्म होगा, किसी ना किसी पॉइंट पर एक्ट हो रहा है ये वाला वेक्टर। बात समझ में आ रही है बेटा? तो दीज टाइप्स ऑफ वेक्टर आर कॉल्ड पोलर वेक्टर्स। बात समझ में आ रही है? आई होप यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। वहीं इसका जस्ट अपोजिट बेटा एक होता है एक्सियल वेक्टर।
तो एक्सियल वेक्टर जो है बेटा हमारे उन दोस्तों की तरह है जो बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़ जाते हैं। इस बात का मतलब यह है इसका कोई भी भरोसा नहीं है और इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। ठीक है, ना तो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा, नो स्टार्टिंग पॉइंट, कहां से स्टार्ट हो रहा है ये कुछ नहीं पता बेटा, कहां पर लग रहा है कुछ नहीं पता, बट वेक्टर है, दोस्त तो है ना, वो भी वेक्टर है, ये भी कहां से स्टार्ट होगा कहां खत्म होगा कुछ नहीं पता। और इसकी बेटा एग्जिस्टेंस की एक पर्टिकुलर कंडीशन है। जिस तरह आपके दूसरे टाइप वाले दोस्त कब आते हैं आपके पास, जब आप उनको बर्थडे पार्टी देते हो, ठीक उसी तरह ये वाला वेक्टर हमेशा बेटा रोटेटरी इफेक्ट में आएगा। कहां पर आएगा? रोटेटरी इफेक्ट। अब ये रोटेटरी इफेक्ट का क्या मतलब होता है सर? बेटा आप लोग, आपको अभी मैं कुछ दिनों बाद रोटेशनल मोशन पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो ये वाला जो वेक्टर है हमेशा रोटेशनल मोशन में आपको मिलेगा, ठीक है? अब रोटेशनल मोशन में मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए बेटा आपके पास ये कोई पाथ है जिसमें सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है? ये कोई सर्कुलर डिस्क मान लीजिए, और ये जो है बेटा इस सर्कुलर डिस्क की क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या है बेटा? एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है? ठीक है बेटा, ये क्या है? सर्कुलर डिस्क की एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब ये जो डिस्क है सर्कुलर डिस्क, ये ऐसे ऐसे घूम रही है, शू 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 शू। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं बेटा रोटेशनल मोशन, ठीक है? इसको फुल डिटेल में पढ़ेंगे हम कुछ दिनों बाद। तो जो एक्सियल वेक्टर होगा ये आपको रोटेशनल मोशन में देखने को मिलेगा, ठीक है? यहां पर एक चीज आएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम। ये सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटीज बेटा किसकी एग्जांपल हैं? एक्सियल वेक्टर की एग्जांपल हैं, ठीक है? और ये केवल आपको रोटेटरी इफेक्ट यानी कि रोटेशनल मोशन में ही देखने को मिलेंगी। इनका कुछ भी पता नहीं होता बेटा, स्टार्टिंग कहां से हो रही है और एंड कहां पर हो रहा है। बात समझ में आ रही है बेटा? और पोलर वेक्टर जो होता है बेटा, इसका पता होता है कि स्टार्टिंग कहां से है और एंड कहां से है। बात समझ में आ रही है बेटा? सो दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन पोलर वेक्टर्स एंड एक्सियल वेक्टर्स, ठीक है ना? अच्छा एक चीज और बेटा, मान लीजिए जैसे ये डिब्बा है, ठीक है ना? मैंने ये डिब्बा अपने हाथ पे रखा। अब अगर मैं इस डिब्बे पे आगे की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो डिब्बा देखो थोड़ा सा झुक रहा है बेटा। अगर मैं और फोर्स लगाऊंगा तो डिब्बा नीचे गिर जाएगा। फोर्स कौन सा वेक्टर है? पोलर वेक्टर। बता चुका हूं आप लोगों को। अगर मैं इस डिब्बे पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा हूं तो क्या डिब्बा झुका? नहीं झुका। अब झुका? नहीं झुका। मैंने अपना फोर्स बढ़ाया तो डिब्बा जो है बेटा ये स्लाइड करना शुरू कर देगा। कर देगा नहीं कर देगा? तो यहां से हमें एक बात ये पता चलती है कि अगर हम पोलर वेक्टर का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर दें तो इफेक्ट भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। मतलब अगर हम पोलर वेक्टर की पोजीशन को चेंज करते हैं बेटा तो इफेक्ट क्या हो जाएगा? उनका चेंज हो जाएगा। बट एक्सियल वेक्टर में ऐसा नहीं होता है। एक्सियल वेक्टर में अगर एक्सियल वेक्टर की पोजीशन आप चेंज भी कर दोगे उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई बेटा? तो दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन पोलर वेक्टर्स एंड एक्सियल वेक्टर्स। आपको केवल एक पॉइंट याद रखना है बेटा कि जो पोलर वेक्टर्स होते हैं उनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा या फिर कोई ना कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा। वहीं दूसरी तरफ एक्सियल वेक्टर का कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा। क्लियर है बेटा? ये हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ ही लगेंगे। ऑलवेज एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस पॉइंट को और ऐड कर लीजिए, ऑलवेज एक्ट along the axis of rotation। हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ही बेटा ये वाले वेक्टर्स एक्ट होते हैं। इस चीज को बस याद रखना। क्लियर है? तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पोलर वेक्टर्स एंड एक्सियल वेक्टर। बेटा इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा, स्कूल लेवल पे ये चीज नहीं बताई जाती है, ठीक है? सो इसके बाद बेटा आपके स्टार्ट हो जाएंगे, पोलर और एक्सियल हो गया बेटा। इसके बाद से आपके स्टार्ट हो जाएंगे, एक आता है तीसरे नंबर का वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। कौन सा वेक्टर आएगा आपका नेक्स्ट? नेगेटिव वेक्टर। अब बेटा नेगेटिव वेक्टर में देखिए, नेगेटिव का मतलब क्या है? माइनस। अब कोई भी वेक्टर माइनस कैसे हो सकता है? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा। मान लीजिए बेटा ये लल्लू खड़ा हुआ है, ठीक है? लल्लू आप सब जानते हो, लल्लू। ये कौन खड़ा है बेटा? लल्लू। लल्लू 10 मीटर इस डायरेक्शन में चला। अरे चला नहीं चला, 10 मीटर कहां चला? इस डायरेक्शन में चला, ठीक है? वहीं दूसरी तरफ यहां पर बेटा लल्ली खड़ी है। कौन खड़ी है? लल्ली। बेटा दोनों में लड़ाई हो गई है, ठीक है ना? हो जाती है लड़ाई यार, तुम लोग तो जानते हो ना। तो लल्लू 10 मीटर यहां चल दिया और लल्ली 10 मीटर बेटा यहां पर चल दी,
क्या दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है या नहीं है? बिल्कुल है अपोजिट भाई, बिल्कुल अपोजिट है। अब बेटा अगर मैं इस 10 मीटर के डिस्प्लेसमेंट को ए मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं बेटा? ए वेक्टर। तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है इसको मैं बोल सकता हूं माइनस ए वेक्टर, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है ना, केवल डायरेक्शन में ही तो फर्क आ रहा है। और माइनस का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। यस, अब समझ में आया सर, माइनस का मतलब क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो उसका माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन कहां पर होगा? नीचे की तरफ। अगर कोई चीज आपकी राइट हैंड साइड पर जा रही है तो उसके माइनस का मतलब क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा सर, अब समझ में आ गया, समझ में आ गया बेटा। माइनस का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पर हम ये जो माइनस ए वेक्टर है इसको बोलेंगे नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। मतलब ये वाला जो वेक्टर है इसका नेगेटिव कहलाएगा। ठीक है ना? दिस वेक्टर इज द नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अक्सर आप लोगों ने देखा होगा -10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो बेटा कॉमन सेंस वाली बात है, लेंथ कभी भी माइनस में तो नहीं आ सकती ना। भैया आप स्केल से नापते हो ने जो लेंथ है, या फिर इंची टेप से लेंथ नापते हो, क्या इंची टेप और स्केल आपका जीरो से पीछे की तरफ जा सकता है? प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है बेटा ये चीज। तो माइनस का जो साइन होता है ये केवल आपको ये चीज बताता है, ये चीज डिनोट करता है कि जो मोशन है या जो भी ऑब्जेक्ट चला बेटा वो हमारा जो डायरेक्शन था उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला। बात समझ में आ रही है बेटा? बिल्कुल। तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक वेक्टर आपको गिवन है, मान लीजिए कोई वेक्टर ये है आपको, ये पी वेक्टर गिवन है, तो इस पी वेक्टर का जो नेगेटिव वेक्टर होगा माइनस पी वेक्टर, वो बिल्कुल बराबर होगा पी के मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा। जितना मैग्नीट्यूड पी वेक्टर का है माइनस पी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, बस बेटा डायरेक्शन क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो नेगेटिव वेक्टर का मतलब होता है अगर कोई एक वेक्टर बेटा ऐसे जा रहा है तो इसी मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो इस वाले वेक्टर को इसका नेगेटिव बोलेंगे। आई होप बेटा ये आपके समझ में आ गया होगा व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर। बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स है बेटा, थ्योरेटिकल कंसेप्ट से सारा का सारा। मैं चाहता हूं आप जो है इसको ओरली समझ जाएं, और साथ साथ बेटा नोट्स बनाते हुए चलिए आप लोग। ठीक है ना? मैं चाहता हूं कि बिल्कुल जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूं आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। और अगर नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही हो बेटा, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप लिंक डाल दूंगा, आप लोग मुझे रीच करिए। हमारे पास हर तरह के नोट्स हैं, जैसे चाहिए आपको वैसे मिल जाएंगे। ठीक है बेटा? बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत इजी लैंग्वेज में। ओके, सो फोर्थ टाइप होगा बेटा आपका इक्वल वेक्टर्स। कौन सा वेक्टर्स होता है बेटा? इक्वल वेक्टर्स। अब इक्वल का मतलब आप जानते हो बेटा, एक जैसा। इक्वल वेक्टर्स का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर बेटा एक ही डायरेक्शन में हो और उनका मैग्नीट्यूड भी कैसा हो? सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, एक फोर्स यहां पर लगा बेटा 5 न्यूटन का, और दूसरा फोर्स भी यहां पर लगा बेटा 5 न्यूटन का। तो देखो दोनों जो वेक्टर्स हैं उनका डायरेक्शन सेम है? बिल्कुल है सेम। क्या दोनों वेक्टर्स जो है बेटा उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है? मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इन दोनों वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे बेटा? इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। क्लियर है बेटा? सिंपल सी बात है। ठीक है, इक्वल वेक्टर्स के बाद बेटा एक आपका आएगा पार्ट नंबर, वेक्टर नंबर फिफ्थ। ठीक है, कौन सा वेक्टर आएगा बेटा? फिफ्थ। इसको हम बोलते हैं बेटा कोलीनियर वेक्टर। क्या बोलेंगे बेटा? कोलीनियर वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स कर लीजिएगा सब में, क्योंकि दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स चल रहे हैं ना हर जगह। तो कोलीनियर वेक्टर्स का मतलब ये होता है बेटा, 10th क्लास में आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक चीज पढ़ी होगी, कोलीनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, याद आ रहा है ना कुछ 10th क्लास का? नहीं आ रहा याद? बेटा आधे से ज्यादा कोरोना वाले हो गए तुम में से। बट 10th तो पिछले साल करा होगा बेटा, उसमें तो कोरोना नहीं था। कोलिनियर का मतलब ये होता है जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये देखो तीनों को तीनों पॉइंट बेटा एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक उसी तरह से जब बेटा दो या दो से ज्यादा वेक्टर, देखो ये हो गया पी वेक्टर, ये हो गया आपका क्यू वेक्टर, और ये हो गया आपका आर वेक्टर। दो या दो से ज्यादा वेक्टर बेटा एक ही लाइन में लाई करें तब उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? कोलिनियर वेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, इसके साथ एक और कंडीशन आती है बेटा, जब बेटा दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, सॉरी एक दूसरे के पैरेलल हो, नॉट परपेंडिकुलर, तब भी इन दोनों को हम क्या बोलेंगे बेटा? कोलिनियर। जैसे ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। अब मुझे क्या बताओ, क्या ए और बी का बेटा मैग्नीट्यूड सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है बेटा। देखो ए और बी बड़ा है ए से, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है, जो फर्स्ट वीडियो है बेटा लेक्चर नंबर 1,
कि लेंथ ऑफ द वेक्टर क्या बताती है हमें। अगर आप लोगों को अभी भी डाउट है तो वो वाली वीडियो जाकर आप लोग देख सकते हैं बेटा, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, पर डायरेक्शन दोनों का क्या है, सेम है या नहीं है, सेम, बिल्कुल है। और दोनों के दोनों एक दूसरे के कैसे हैं बेटा, बिल्कुल पैरेलल। इस कंडीशन में भी ए और बी को हम कोलिनियर वेक्टर्स बोलेंगे, ठीक है। तो कोलिनियर वेक्टर्स की पहली कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन ये हो गई, और एक तीसरी कंडीशन भी होती है बेटा कि अगर दो वेक्टर्स, मान लीजिए बेटा ये m वेक्टर है और ये वाला आपका n वेक्टर है, ठीक है ना, n वेक्टर है। m और n वेक्टर बेटा दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, बिल्कुल है अपोजिट। दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, बिल्कुल है अलग। लेकिन अभी भी बेटा दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं, बिल्कुल हैं बेटा। तो इस कंडीशन में भी दोनों वेक्टर्स आपके कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। तीनों ही कंडीशन में बेटा कोलिनियर वेक्टर का जो कंसेप्ट है वो वैलिड होगा। या तो एक ही लाइन में लाई करें सारे के सारे वेक्टर्स, या दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में हो बट पैरेलल होने चाहिए, या दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो बट पैरेलल होने चाहिए। तो कोलिनियर के लिए जरूरी है या तो एक ही लाइन में लाई करें या फिर एक दूसरे के पैरेलल हो। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। बात समझ में आ गई बेटा, आई होप यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद बेटा कोलिनियर वेक्टर्स के बाद एक आपका आता है बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। इसको बेटा जरा ध्यान से समझिएगा कि व्हाट इज कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं हमारी, ठीक है। ये सब मैं मिटा रहा हूं, ठीक है ना। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं बेटा, देखो को का मतलब होता है सेम, आपने सुना होगा कि ये मेरे को डायरेक्टर हैं, ठीक है ना, या मेरे को एक्टर है। को का मतलब होता है सेम। प्लेन, प्लेनर का मतलब हो गया प्लेन। ऐसे वेक्टर्स बेटा जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, कोप्लेनर वेक्टर्स। बात समझ में आ रही है। ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई करते हो उनको हम क्या बोलेंगे बेटा, कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। बात समझ में आ गई। अब प्लेन का मतलब क्या होता है, प्लेन का मतलब मैं आपको समझाता हूं, एक मिनट रुकिए बेटा, ठीक है। मान लीजिए बेटा ये बुक है, अगर मैं इसकी जो चौड़ाई है विड्थ, इसको मैं इग्नोर कर देता हूं, तब देखो ये जो चीज है बेटा ये प्लेन कहलाएगी, ठीक है। 2D प्लेन, टू डायमेंशनल प्लेन, ठीक है बेटा। ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, एक प्लेन बोलेंगे। तो ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करें उसको हम कोप्लेनर वेक्टर्स बोलते हैं। जैसे आपको ग्रीन बोर्ड दिख रहा है, ये भी एक प्लेन है बेटा, इसमें एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, दो डायमेंशन हो गए, तो टू डायमेंशनल प्लेन हो जाएगा बेटा। प्लेन हमेशा दो डायमेंशन का होता है, याद रखना। वन डायमेंशन है तो वो लाइन हो जाएगी, ठीक है। टू डायमेंशन है तो प्लेन हो जाएगा, थ्री डायमेंशन है तो फिर स्पेस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो प्लेन हो जाएगा बेटा। अब दो वेक्टर्स है, मान लीजिए बेटा एक वेक्टर है ये ए वेक्टर, और एक वेक्टर ये बना है आपका बी वेक्टर। क्या ये दोनों कोप्लेनर्स हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि दोनों के दोनों बोर्ड के अंदर बन रहे हैं ना बेटा। कहां पर बन रहे हैं, बोर्ड के अंदर बन रहे हैं। तो ये दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे, कोप्लेनर होंगे, ठीक है बेटा। अब मैंने यहां से बी वाले वेक्टर को मिटा दिया, क्या करा बेटा, मिटा दिया। अब मैंने ये पेन ले लिया बेटा, व्हाट इज दिस, दिस इज अ पेन, ठीक है। तो ये जो पेन है बेटा ये एक वेक्टर को डिनोट कर रहा है, किसे डिनोट कर रहा है बेटा, वेक्टर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये वेक्टर का हेड है, ये जो कैप है पेन का, और ये वेक्टर की टेल है। अब मैंने इस वेक्टर को यहां रख दिया, दिख रहा है बेटा, ए वेक्टर के साथ इस पेन को यहां रख दिया। अब आप मुझे बताइए ये जो पेन है, क्या ये पेन ग्रीन ग्रीन बोर्ड के अंदर बना हुआ है बेटा, नहीं बना है ना। ये तो पेन जो है ग्रीन बोर्ड के बाहर आ रहा है ना। देखो ये कहां है, ग्रीन बोर्ड के बाहर। तो क्या ए वेक्टर और ये पेन एक ही प्लेन में हुए ना, एक प्लेन में नहीं हुए बेटा, इन दोनों का प्लेन अलग अलग हो गया। तो जब प्लेन अलग हो जाए बेटा, जब प्लेन अलग हो जाए तो क्या वो दोनों वेक्टर्स कोप्लेनर रहेंगे, नहीं रहेंगे बेटा। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। इसके साथ कोई भी वेक्टर बना दो, ये डी वेक्टर, ये कोप्लेनर है। एक वेक्टर ये बना दो ई वेक्टर, ये भी क्या है बेटा, कोप्लेनर है। बात समझ में आ गई। तो कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब होता है ऐसे वेक्टर्स जो हमेशा एक ही प्लेन में लाई करें। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, यहां तक समझ में आ गया बेटा सबके, बहुत अच्छी बात है। अब बेटा मैं जो लाइन बोलने जा रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, इसको लिख लीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज
प्लेनर। इसका क्या मतलब हुआ सर? बेटा इसका मतलब ये हुआ कि जो दो वेक्टर्स हैं आपके वो हमेशा कैसे रहेंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स रहेंगे। बात समझ में आ रही है? दो वेक्टर आपके हमेशा कैसे रहेंगे? कोप्लेनर। अच्छा जी, ये बात तो समझ में नहीं आई हमें। सर अभी तो आपने पेन वाला एग्जाम्पल दिया था, उसमें तो कोप्लेनर नहीं हो रहे थे। बेटा उसमें इस बोर्ड के रेस्पेक्ट में कोप्लेनर नहीं थे, ठीक है ना, लेकिन वहां पर एक और प्लेन था। कौन सा? देखो जरा ध्यान से। ठीक है बेटा, मैंने क्या करा था, इस डी को मिटा देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है। ये पेन लगाया था बेटा, लगाया था नहीं लगाया था? अगर मैं यहां पर एक बुक रख देता हूं और ये देखो पेन, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर इस बुक के प्लेन में लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल लाई कर रहे हैं बेटा इस बुक के प्लेन में। ठीक है, मान लो दो वेक्टर्स हैं, एक पेन की और जरूरत है मुझे। ठीक है, देखिए बेटा ये दो पेन है, एक वेक्टर ऐसे और एक वेक्टर ऐसे। ठीक है, देखो ये बुक के प्लेन में लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों कोप्लेनर हो गए। अब आपने क्या करा, पेन को बाहर की तरफ कर दिया। ठीक है, एक पेन, एक मिनट, एक पेन ऐसे है और एक पेन ऐसे है। ठीक है, अभी आपको कोप्लेनर नहीं लग रहे हैं ना? पक्की बात है नहीं लग रहा है। चलो अब बुक को ऐसे पकड़ लो बेटा। ठीक है, तो पेन आपका जो था, सॉरी, पेन जो था आपका एक ऐसे था। ठीक है, और मैं खुद भूल गया बेटा कैसे था। चलो मैं दोबारा एग्जांपल देता हूँ। एक पेन आपका ऐसे है बेटा, ठीक है, और एक पेन आपका ऐसे है। क्या ये दोनों पेन बेटा एक ही प्लेन में है? बिल्कुल एक ही प्लेन में है या नहीं है? अब मैंने इस पेन को ऐसे रख दिया, दिखाई दे रहा है बेटा? रख दिया नहीं रख दिया? अब बताओ क्या ये दोनों कोप्लेनर हैं वेक्टर्स? देखने में तो नहीं लग रहे। चलो अब बेटा एक काम करो, एक पेन ऐसे था एक पेन ऐसे था, तो बेटा ये दोनों, ये वाला जो प्लेन होगा, कौन सा प्लेन? ये वाला प्लेन, ये जो ऐसे ऐसे प्लेन आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, ये वाला जो प्लेन है, क्या ये दोनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल लाई कर रहे हैं बेटा। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल लाई कर रहे हैं बेटा। तो ये दोनों कोप्लेनर हो गए। इन दोनों वेक्टर्स को आप कैसे भी रख के देख लो बेटा, हमेशा कोप्लेनर ही आएंगे। दो वेक्टर्स को आप कैसे भी रखकर देख लो, हमेशा कोप्लेनर आएंगे। नॉन कोप्लेनर होने के लिए मिनिमम तीन वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। कितने वेक्टर्स की? तीन वेक्टर्स की बेटा। कम से कम तीन वेक्टर्स होने चाहिए, तब आपके वो नॉन कोप्लेनर होंगे। अदरवाइज अगर आपके दो ही वेक्टर्स हैं बेटा, तो वो हमेशा हमेशा और हमेशा प्लेनर ही रहेंगे। ठीक है, अब तीन वेक्टर्स का मतलब बेटा, एक वेक्टर ये है, ये वाई वेक्टर हो जाएगा, ये एक्स वेक्टर हो जाएगा। तो जो जेड वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन बाहर की तरफ होता है बेटा, तो एक्स और वाई तो कोप्लेनर हो जाएंगे, बट जो जेड वेक्टर होगा आपका वो इनके साथ प्लेन में नहीं होगा। तो z जो होगा दैट विल बी अ नॉन कोप्लेनर वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू x एंड y। बात समझ में आई बेटा? एक बार दोबारा समझा रहा हूं, अगर बाईपास से गई है आपके तो। दो वेक्टर्स हमेशा प्लेनर होंगे, हमेशा प्लेनर वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे हमेशा। आप उनको कैसे भी रखकर देख लो, हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेंगे। प्लेन वो ऐसे भी हो सकता है, 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 कैसे भी हो सकता है प्लेन। ठीक है, बट होंगे हमेशा प्लेनर वेक्टर्स। नॉन को प्लेनर होने के लिए जरूरी है मिनिमम कितने वेक्टर्स की बेटा? कम से कम तीन वेक्टर्स की आपको जरूरत पड़ेगी नॉन को प्लेनर होने के लिए। बात समझ में आ रही है बेटा? जब तीन वेक्टर्स आपके पास होंगे तब वो नॉन को प्लेनर होंगे, दो तो हमेशा प्लेनर रहेंगे। इस चीज को याद रखिएगा बेटा। क्लियर है यहां तक? आई होप ये सब चीजें आपके समझ में आ गई होंगी बेटा। ठीक है ना? सो यहां तक आपका हो गया बेटा कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है ना? तो यही बेटा मेन टाइप्स हैं वेक्टर्स के। अच्छा एक वेक्टर और है, उसको भी समझ लीजिए बेटा, मैं आपको समझा देता हूं। नल वेक्टर क्या होता है? ठीक है, इस सबको आप मिटा दीजिए। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर इसका बोलते हैं, टाइप नंबर 7, जीरो वेक्टर। ठीक है ना, या फिर इसको बेटा हम नल वेक्टर भी बोलते हैं, नल वेक्टर। ठीक है बेटा, ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, सर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है वो वेक्टर ही कैसे हो सकता है? बिल्कुल बेटा, बात मैं आपकी मानता हूं, बिल्कुल जायज बात है। ठीक है ना, कि जीरो मैग्नीट्यूड होने के बाद कोई भी चीज वेक्टर कैसे होगी? ऐसे होगी, देखो मान लो कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर है बेटा, उसमें आप कोई भी उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड करोगे, उसके साथ कोई भी उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड करोगे, रिजल्ट क्या आएगा? जीरो। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, इंसान का बच्चा इंसान, गधे का बच्चा गधा, तो वेक्टर का बच्चा वेक्टर ही होना चाहिए बेटा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बेटा यहाँ जो रिजल्टेंट बनता है वो केवल जीरो नहीं लिया जाता, जीरो के ऊपर भी एक वेक्टर साइन आता है, और इसी को हम बेटा क्या बोलते हैं?
नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। बेटा ये एक आर्बिटरी है, इसका जो डायरेक्शन होता है वो ऐसी हाइपोथेटिकल होता है, रियल में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट क्योंकि बेटा हमारा जो पूरा अलजेब्रा डिजाइन किया गया है वो इसी तरह से डिजाइन किया गया है। भाई जब एक वेक्टर में से एक वेक्टर माइनस करोगे या एक वेक्टर में किसी वेक्टर का नेगेटिव ऐड करोगे और रिजल्टेंट जीरो आ जाए, तो वो जीरो जो होगा वो स्केलर तो हो नहीं सकता, वेक्टर ही तो होगा। तो इसी जीरो वेक्टर को हम लोग जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आपके जो टाइप्स ऑफ वेक्टर हैं बेटा वो कंप्लीट हो चुके हैं। मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ बेटा कि हम लोगों ने कौन कौन से टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़े बेटा। इसमें हमने पढ़ा पोलर वेक्टर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक्सियल वेक्टर क्या होता है, उसके बाद नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, फिर इक्वल वेक्टर क्या होता है, कोलीनियर वेक्टर क्या होता है, कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, और सबसे लास्ट में हमने क्या पढ़ा बेटा, नल वेक्टर क्या होता है। ये सारे ही वेक्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा। इसके बाद बेटा एक और टाइप होता है वेक्टर का जिसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। बट मैं जो उसको कभी भी टाइप्स ऑफ वेक्टर में नहीं काउंट करता, उसको अलग से पढ़ाता हूँ। तो धीरे धीरे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा हम लोग आई जे के टर्म में वेक्टर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो यूनिट वेक्टर वहां पढ़ाऊंगा मैं, वहां अच्छे से समझ में आएगा आपके। क्लियर है बेटा। तो इसके बाद ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया है बेटा, ठीक है। इसके बाद जो है बेटा हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अपना कि हम किसी भी वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे फाइंड करेंगे। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब ये चीज पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि इसके आगे का जो चैप्टर है हमारा वो कंप्लीटली डिपेंड इसी बात पर करता है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, ठीक है। तो बेटा यहां पर मान लीजिए, कंसीडर करिए एक वेक्टर है कोई ये आपके पास ए वेक्टर, और एक वेक्टर है बेटा या इसको ऐसे लिख लीजिए बेटा, मान लीजिए एक वेक्टर कोई ये है, या वैसे ही लिखा रहने दीजिए, एक वेक्टर कोई ये है आपके पास एंड अनदर वेक्टर इज बी वेक्टर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करना है कि एंगल क्या लिया जाएगा। तो सबसे पहले एंगल फाइंड करने के लिए दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल कनेक्ट करना जरूरी होता है। याद रखना बेटा, टेल टू टेल। कैसे कनेक्ट करना है बेटा, टेल टू टेल कनेक्ट करना है हमें, ठीक है ना। तो टेल टू टेल कनेक्ट कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं। आप क्या करो, इस बी वाले वेक्टर को उठा के यहां रख दो, ठीक है ना। इसको उठाओ ऐसे करके यहां रख दो बेटा। तो जब आप इसको उठा के यहां रखोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा बी वेक्टर, ठीक है। अब सर ये क्या किया आपने, बेटा वेक्टर्स में हमें एक चीज की इजाजत है, हम किसी भी वेक्टर को उठा के कहीं पर भी रख सकते हैं, ठीक है ना। इस चीज को हम बोलते हैं बेटा पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। आप किसी भी वेक्टर को उठा के कहीं पर भी रख सकते हो, बस एक कंडीशन है कि वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर में मेन चीज डायरेक्शन होती है। अगर आपने डायरेक्शन ही चेंज कर दिया तो पूरा ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो वेक्टर्स हमें ये इजाजत देता है कि एक वेक्टर को हम उठाकर कहीं पर भी रख सकते हैं। इसको उठाया और जो डायरेक्शन स्टार्टिंग में था बेटा, देखो बाद में भी वही डायरेक्शन है इसका, अरे है या नहीं है, ठीक है ना। तो इसको उठाकर यहां रख दिया, बशर्ते ये कि इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। इस प्रोसेस को बेटा पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको उठाकर यहां रख दिया, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में ये एंगल बनना है बेटा, अरे बनना है नहीं बनना है, लेकिन एक एंगल ये भी तो बनना है। अरे भाई दोनों एंगल बनना है ना, इन दोनों के बीच में एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। तो हमेशा याद रखना दो वेक्टर्स के बीच में हमेशा बेटा छोटा वाला एंगल लिया जाता है। कौन सा एंगल काउंट किया जाता है, छोटा वाला। तो इन दोनों में छोटा वाला एंगल कौन सा है, ये थीटा। इस वाले को हम काउंट नहीं करेंगे, किसे काउंट करेंगे बेटा, छोटे वाले एंगल थीटा को काउंट करेंगे। बात समझ में आ गई बेटा। अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। वेरी गुड। अच्छा एक चीज और, क्या सर हम इस बी वेक्टर को उठाकर यहां नहीं रख सकते थे। जैसे मान लो ए वेक्टर ऐसे था हमारा, ठीक है। अब इस बी को उठाकर अगर हम यहां रख दें, अब बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना होगा बेटा। क्या हम इस एंगल को काउंट करेंगे, नहीं काउंट करेंगे। बी को उठाकर रखना हमें यहां पर ही है। ये जो एंगल होगा ये होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। वेक्टर आपके अगर हेड टू टेल कनेक्टेड हैं तब भी उनके बीच का एंगल जायज नहीं होगा या काउंट नहीं किया जाएगा। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए जरूरी है कि दोनों वेक्टर्स को आप कैसे कनेक्ट करो बेटा, टेल टू टेल कनेक्ट करो, ठीक है। और उसके लिए आप पैरेलल शिफ्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है बेटा, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। चलो इस पर एक आधा एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। मान लो एक वेक्टर ऐसा गिवन है, ठीक है ना, और एक वेक्टर ऐसा गिवन है।
दोनों के बीच में एंगल है 120 डिग्री। तो क्या ये बात सही होगी? नहीं होगी बेटा। हम क्या करेंगे, इस वाले वेक्टर को उठा के यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो मान लो इसको P वेक्टर और इसको नाम दे दो Q वेक्टर। तो P और Q के बीच में एंगल कितना हो जाएगा बेटा 60 डिग्री, 120 डिग्री नहीं होगा, कितना होगा 60 डिग्री। बात समझ में आ रही है? हाँ, अब समझ में आई बेटा। देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने के लिए ये चीज जरूरी है कि दोनों वेक्टर्स टेल टू टेल कनेक्टेड हों, और टेल टू टेल कनेक्ट होने के बाद भी जो छोटा वाला एंगल है बेटा वो हमें काउंट करना है। जब मैंने इस वेक्टर को उठा के यहां रखा तो देखो एक एंगल ये बनना है और एक एंगल ये बाहर वाला बनना है बेटा। बन रहा है नहीं बन रहा है? तो दोनों में छोटा तो ये है ना 60 डिग्री, है नहीं है? तो जो छोटा वाला एंगल होगा दोनों वेक्टर्स का हमेशा वो काउंट किया जाएगा। क्लियर है बेटा? यहाँ तक कहानी क्लियर है या नहीं? अगर नहीं है बेटा तो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज़ को आपकी रिजॉल्व किया जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेटा, एंड हैव अ नाइस डे।